हर आत्मा की अपनी एक स्क्रिप्ट है। 7 तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं। मेरे अंदर एक एंग्री सेल्फ है, पर मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी का मास्क पहन के रखता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं है। सेक्सुअलिटी इज नॉट बैड। सेक्सुअलिटी अगर बैड होती तो देवी माँ को या माँ छिन्नमस्ता को ऐसे नहीं दिखाया जाता। ललिता सहस्त्र नाम, त्रिपुरा सुंदरी, कामाख्या देवी, ये चीजें नहीं होती। इट इज डिवाइन। पुरुष प्रकृति का कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आई एम दी ओनली पुरुष, कि बाकी सब प्रकृति है, कि मैं ही एक पुरुष हूँ। बचपन से ही हम अपनी फेमिनिटी को रिजेक्ट कर देते हैं, तो सोसाइटी में फिर क्योस क्रिएट होता है। महाभारत में क्या है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। हम रामायण की बात करें, रामायण में क्या है, सीता माता का हरण हुआ, उसके बाद रावण और राम जी में युद्ध शुरू हुआ। सब भाई बहन इकट्ठे हैं और मेरा थोड़ा रंग उन सब से गहरा था। वाज लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद मी, कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो घर कर गया था कि फर्स्ट 12 years ऑफ माई लाइफ आई ओनली वोर वाइट क्लोथ्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है मेरी कलम। आज के इस एपिसोड में हितेश जी हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे। हितेश जी जो कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट हैं और एक लाइफ कोच हैं। उन्होंने जो किताब लिखी है उसका नाम है सुंदरम स्पीक्स। जानते हैं सुंदरम के हमारे लिए मैसेजेस, हमारे लिए विजडम। बात करते हैं हितेश जी के साथ। तो हितेश जी, आपने वर्ड यूज किया सोल प्लान। आप कई टर्म्स यूज कर रहे हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल प्लान, इनको हमारे डिकोड कीजिए। जी, तो देखिए, सोल प्लान को आप सोल स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, कि हर आत्मा की अपनी एक स्क्रिप्ट है जब वो बॉडी लेती है। नाटक का जैसे हाँ, हो गया। बिल्कुल। जैसे नाटक में तो कोई निर्देशक होता है, पर आप अपनी स्क्रिप्ट के एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, विलेन आप खुद ही हैं, है ना। तो उसे हम सोल प्लान या सोल स्क्रिप्ट कहते हैं। सोल स्क्रिप्ट क्या करती है, आपका जो एक लेसन होता है उसे एक्टिवेट करती है। वो लेसन जो आपने अपने ऊपर इम्प्रोवाइज करना है, या जो अनफिनिश्ड है आपके पास्ट लाइफ से। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी लाइफ टाइम में आपने बहुत इम्पेशेंट रहे आप, है ना, इम्पेशेंस में आपने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, तो इस लाइफ टाइम में आपका पेशेंस लेसन है, ये आपका प्लान है, थीम है आपकी स्क्रिप्ट को लिखने का। तो पेशेंस के ऊपर आपकी सारी लाइफ टाइम लिखी जाएगी। और हमारा प्लान हमारे बचपन से ही एक्टिव हो जाता है। बचपन क्या, बचपन से पहले से ही एक्टिव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप ऐसे पेरेंट्स अट्रैक्ट करेंगे जो बचपन से ही आपके साथ बड़े इम्पेशेंट होंगे। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि अगर आपको पानी चाहिए, पानी आप तभी खोजेंगे जब प्यास लगेगी। तो पेशेंस कैसे खोजेंगे जब तक इम्पेशेंस से हैंडल नहीं किए जाएंगे। तो आपको कोई इम्पेशेंटली हैंडल करेगा बचपन में, फिर आपके अंदर इम्पेशेंस ग्रो करेगी, फिर आप भी इम्पेशेंट बन जाएंगे, सेम उसी तरीके से ही लोगों को हैंडल करेंगे, अपने बच्चों को हैंडल करेंगे। फिर आपके अंदर बत्ती जागेगी कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब पानी मेरे सर से ऊपर जा रहा है। किसी को कोई लाइफ में सिचुएशनल इशू आ सकता है, किसी को कोई फिजिकल इशू आ सकता है, किसी को मेंटल इमोशनल टर्मोइल्स आ सकते हैं। ये सब पिन पॉइंट्स हैं उस चीज़ को हमें एक्टिव करने के लिए, हमारे लेसन को एक्टिव करने के लिए। फिर मेरे को समझ आएगा, नहीं, आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस के साथ लोगों को हैंडल किया है। फिर मुझे समझ आएगा कि हाँ, मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे इम्पेशेंटली हैंडल किया है। फिर और पीछे जाऊँगा, अगर मैंने ये मम्मी पापा को चुना है तो यानी कि कहीं ना कहीं मेरे को कुछ सीखना है। शायद मैंने किसी को इम्पेशेंटली हैंडल किया हो, तभी मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। अब मैं अपने अंदर पेशेंस ग्रो करूँगा। पेशेंस ग्रो कैसे होएगी? अगर मैं ज़्यादा हाइपर एक्टिव हूँ अपने माइंड में, आई थिंक आई शुड मेडिटेट, है ना। मैं अपने बिलीफ सिस्टम्स को, अपने जो हमारे कोर बिलीफ्स हैं उसको ट्रैक करूँगा, अपने ऊपर सेल्फ इंक्वायरी जिसे हम कहते हैं उसको करना शुरू करूँगा।
तो जब इन चीज़ों को मैं करता जाऊँगा तो धीरे धीरे मैं अपने आप को डिकोड कर पाऊँगा, अपनी लाइफ को डिकोड कर पाऊँगा, और क्या मुझे वो सिखाना चाहती हैं इस चीज़ को डिकोड कर पाऊँगा। और इसके साथ साथ प्लान में बहुत सारे लोग भी ऐड होंगे। जैसे सुंदरम स्पीक्स में हम 7 आर्केटाइप्स की बात करते हैं, 7 तरह के लोग आपकी लाइफ में आते हैं, है ना। तो सबसे पहला, जैसे सबसे आर्कीटाइप को हम टाइप समझ सकते हैं। हाँ, 7 तरह की ऊर्जाएं कह सकते हैं। 7 तरह की ऊर्जा वाले व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, है ना। सबसे पहली ऊर्जा जैसे हम कहते हैं वेदान्या। वेदान्या शब्द आया है विद्या से। जैसे हम विद्या ग्रहण करते हैं तो ये ऊर्जा क्या करती है, आपको विद्या देती है। वो एकेडमिक विद्या नहीं, पर आपको जीवन की विद्या, लाइफ लाइफ लेसन्स भी कैसे आपको लाइफ को देखने का तरीका सिखाती है। जैसे एक टीचर, एक स्पिरिचुअल गाइड, एक मेंटोर, एक थेरेपिस्ट, एक ये कोच, आता ही आती है आपकी लाइफ में। ये अब आप पे मैटर करता है। जैसे हम सब लिखते हैं, मिनिमम 1 विदान्या हम लिखते ही लिखते हैं अपनी लाइफ में, पर हम, जैसे मैंने कहा कि एक्शंस डिसाइडेड नहीं है। अब वो विदान्या आपके सामने आ गया पर आप कह रहे हैं नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं, मैं तो जो अपना जीवन जी रहा हूँ वो जी रहा हूँ, तो आप एक्टिव नहीं करते हैं उसे एक्टिवेट नहीं किया आपने। तो ये चॉइसेस होती हैं, पर आप उस चॉइस को कितना पिक करते हैं, कितना आगे लेकर चलते हैं, वो हम प्रेजेंट में जब उस सिचुएशन में आते हैं तभी डिसाइडेड होता है। तो विदान्या एनर्जी क्या करती है, जो हमारे अंदर लाइफ अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज, हमें खुद से जोड़ना सिखाती है ना। दूसरी हमारी एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं माया पाशम। माया पाशम यानी कि जो वास्तव में हमारे लिए माया का रोल प्ले करते हैं, जो हमें भ्रमित करते हैं, जो हमें बिल्कुल हमारे सत्य से विपरीत चीज़ें कहते हैं, जो हमें कहेंगे यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर एन इडियट, you why are you here on earth, you are, you don't matter to me। ऐसी चीज़ें आपको बोलेंगे जो हमारे सत्य के बिल्कुल अगेंस्ट है ना। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये पास्ट लाइफ चेहरे होते हैं और ये इंटेंसिटी के साथ आपके साथ चलते हैं, है ना। बड़ी तीव्रता होती है। जैसे ऐसे व्यक्ति जिनको कभी कभी आपको सामने खड़े होना या बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। ऐसे जो आप बोल रहे हैं, ये तो माँ बाप भी बोलते हैं, यूर एन इडियट, यूर गुड फॉर नथिंग। बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चा कहाँ भाग के जाए। हाँ, इंटेंसिटी very डिफाइन intense। करती है। अगर वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो आपका बॉस भी हो सकता है, वो आपकी वाइफ भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ भी हो सकती है, आपका पड़ोसी भी हो सकता है ना। ये कोई भी हो सकता है, पर उसमें इंटेंसिटी जो होगी ना, कि मेरे को, मतलब कि जैसे ही उसका नाम किसी ने लिया, मेरे अंदर ऊपर नीचे कुछ शुरू हो जाए। आप खून उबलना जिसको। हाँ, तो ये इंटेंसिटी डिफाइन करती है। ये डिफाइन करती है कि हमारा पास्ट लाइफ से इन लोगों के साथ, इस स्पेशल एनर्जी के साथ कुछ रिलेशन है जो हमें सीखना है। और जैसे कि मैंने कहा, ये रोल तो आपके लिए बड़ा टफ लेते हैं, पर आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि ये आपको लाइफ का बहुत बड़ा एवोल्यूशन देके जाते हैं। आपका जो ट्रेजर इस व्यक्ति के पीछे पड़ा हुआ है, जिस पर आप पहुंचते हैं जब आप इनसे पार जाते हैं, जब आप इनको हैंडल करते हैं, जब आप इनसे हील करते हैं, तो वो ट्रेजर जो है आपके लिए खुल जाता है। तो ये दूसरे व्यक्ति होते हैं माया पाशम। तीसरे व्यक्ति होते हैं जिनको हम कहते हैं नयनी। नयनी जैसे नयन, आइज। तो नयन जैसे एक दिशा में देखते हैं, मैं इधर देखूं तो इधर देखेंगे, इधर देखूं तो इधर देखेंगे, आपकी तरफ देखूं तो दोनों इकट्ठे देखेंगे। नयनी वो ऊर्जाएं होती हैं जो आपके साथ थोड़ा मैच, हाँ, सामंजस्य चलती हैं, थोड़ा मैच करती है, जिनकी फिलॉसफी फिजिकल लेवल, मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आपके साथ मैच करती है। ये वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं, जो आपको बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, जिनके लिए कुछ मैटर नहीं करता, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, है ना। यूजुअली जब हम अपने एवोल्यूशन में कम स्पेस पे होते हैं, जब मतलब कि ज़्यादा इवॉल्व नहीं किए होते हैं, तो हमारी लाइफ में नैनी की मात्रा जो होती है कम होती है। पर जैसे जैसे हम इवॉल्व करते जाते हैं, तो ये नैनी की ऊर्जा जो है बाकी सब 7 एनर्जीज में से सबसे ज़्यादा एक्सपैंड होती है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारे नैनी एक्सपैंड करते हैं। ये आपकी वो जो हम सज्जन सांग करते हैं, जिनके साथ बैठते हैं, करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना सोल फैमिलीज। सोल फैमिलीज क्या है? सोल फैमिलीज वो लोग हैं जो, जिनके पास आप ट्रांसपेरेंट हैं, जो आपको एज इज एक्सेप्ट करते हैं, जिनको कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है आपसे, है ना, जो आपकी वल्नरेबिलिटीज के प्रति भी वो ओके हैं, है ना। तो यही लोग हैं, ये नैनी का हमारा नैनी ऊर्जा है, नैनी ऊर्जा है। फिर चौथी ऊर्जा हमारी होती है जिसको हम कहते हैं भूमिवर्णी।
भूमि का भूमि वर्ण वर्णी, हाँ मतलब अर्थ का कलर। हाँ, अर्थ का कलर। ये भूमि वर्णी क्या करते हैं, ये आपको नीचे खींचने का काम करते हैं। जैसे अगर आप हवा में ज़्यादा उड़ोगे तो आपको ये नीचे लाएंगे धरती पे। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने एक फ्रेंड को कहो कि मैंने ध्यान करना शुरू किया है, अब मैं ध्यान करता हूँ। थोड़े दिनों के बाद फॉर एग्जांपल आप किसी सिचुएशन में डामाडोल हो जाते हो और गुस्सा कर जाते हो। वो आपको कहेंगे तू क्या मेडिटेशन करता क्या है, कहाँ की कहाँ की मेडिटेशन करते हो तुम? तुम, है तुम्हें ये नहीं। ज़्यादातर पेरेंट्स हमारे भूमि वर्णी होते हैं क्योंकि वो हमें ग्राउंड करते हैं। वो हमें कहते हैं हवा में ज़्यादा मत उड़ो, प्रैक्टिकली बताओ मुझे कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं हितेश जी, एक्चुअली आपके बच्चे भी आपको ये टॉन्ट मारना शुरू बिल्कुल करते हैं जब बिल्कुल आप मेडिटेट करते हैं तो। बिल्कुल, क्या मेडिटेट करते हो आप, कैसे करते हो, है ना। तो हमें वो दिखाते हैं कि आपके लिए अभी भी रूम है इम्प्रूवमेंट का। तो इनका Okay. रोल ये होता है भूमि वर्णी का, क्योंकि धरती पर लाने To का काम ground करता you. है। हाँ, ग्राउंड यू। दे आर नॉट अगेंस्ट यू बट दे शो यू द रियलिटी। दैट्स व्हाट दे डू। फिर हमारे 5वें होते हैं जिनको हम कहते हैं सूर्यवर्णी। सूर्यवर्णी क्या होते हैं, जैसे सूर्य का वर्ण रखते हैं, तेज। हाँ, जो तेज उस तरह का रखते हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं, जिनको देख के हमें लगता है कि ये आपको लाइफ के प्रति थोड़ा सा एक ब्रॉडर व्यू देते हैं, आपको लाइफ को एम्ब्रेस करने की इंस्पिरेशन देते हैं, और आपको लगता है कि मैं इनको फॉलो करके कहीं पहुंच सकता हूँ, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये सूर्यवर्णी होते हैं। सूर्यवर्णी हो सकते हैं कि आप लाइफ में उनको कभी मिलो भी ना एक इस लाइफ टाइम में। क्यों? क्योंकि पर ये इंस्पिरेशन का माध्यम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लिए इंस्पिरेशन एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं, कोई किताब भी हो सकती है, कोई आपकी किताब भी हो सकती किताब है। भी हो सकती है। तो ये सूर्यवर्णी का काम करते हैं। ये वो एनर्जीज होती हैं कि चाहे आप इनसे इंटरेक्शन में नहीं आए हो, पर ये आपको इंस्पिरेशन देने का काम जरूर करती हैं। कोई स्टोरी आप पढ़ते हो वो भी आपको इंस्पायर कर सकती है, माने एक ऊर्जा है, कोई बिल्कुल। व्यक्ति विशेष नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। फिर हमारे छठी जो हमारी एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं जीवामृतम। जीवामृतम। जीवामृतम जीवामृतम क्या है? कोई ऐसा जीव जो आपको ऐसा अमृत चखा दे और उसके बाद आपके जीवन की दिशा बदल जाए। वो तो ध्यान ही होगा कोई। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कभी बस में जा रहे थे और एक व्यक्ति ने आपको पैम्फलेट दिया ध्यान का, तो वो व्यक्ति आपके लिए उसके बाद आपको वो कभी भी नहीं मिला। तो ऐसे व्यक्ति आपके लिए जीवामृतम का काम करते हैं। वो रह भी सकते हैं आपके जीवन में या आगे जा भी सकते हैं, है ना। तो इस तरह से वो हम जीवामृतम की एनर्जी अपनी लाइफ में लाते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो आपके लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल टोटली बदल दे। है ना। कोई आपको इंस्पायर करे स्मोक ना करने के लिए, कोई आपको इंस्पायर करे कि आज के बाद मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगा, है ना। तो इस तरह से आपको अपने ग्रोथ के लिए वो इंकरेज करते हैं। फिर हमारी इसके बाद जो 7वीं जो हमारी एनर्जी होती है जिसको हम कहते हैं शामवर्णी। शाम यानी कि लाइक एन इवनिंग कलर। हाँ, डस्की, जिसका डस्की स्किन है। शामवर्णी क्या होते हैं? ये आपको वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करते हैं जो आप अपने अंदर हील नहीं करे हो। अच्छा, आपके अनहील्ड पार्ट्स को जिनको आप ओन नहीं करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अंदर एक एंग्री सेल्फ है, पर मैं हमेशा स्पिरिचुअलिटी का मास्क पहन के रखता हूँ और मैं कहता हूँ मेरे को तो गुस्सा आता ही नहीं है, मैं तो एंग्री हूँ ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति मेरे पास आएंगे। फॉर एग्जांपल मेरा एक कॉलीग ऐसा होगा जो बार बार चीज़ों पे गुस्सा होता रहेगा या मेरे ऊपर भी गुस्सा होता रहेगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं ट्रैफिक लाइट्स पे जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को इनकाउंटर कर रहा हूँ जिनका सब्र ही नहीं है, वो बार बार गुस्से होते जा रहे हैं रोड्स पे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बता रहे हैं कि मेरे अंदर अगर वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, बार बार दिख रही हैं, तो कुछ तो मतलब है उनका। राइट। ऐसा जो आप मास्क बोल रहे हैं हम पहनते हैं, हम अपनी सेक्सुअलिटी पे भी मास्क लगाते हैं, दैट वी आर नॉट सेक्सुअल पीपल, यस, येट डीप इनसाइड वी आर रॉटन। यस बिल्कुल। सो ऐसे लोग आपकी लाइफ में भी फिर आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल जो आपके अंदर की अनहील्ड सेक्सुअलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, सेक्सुअलिटी इज नॉट बैड, है ना। सेक्सुअलिटी अगर बैड होती तो देवी माँ को, प्लैनेट ही ना होता। हाँ, देवी माँ को या माँ छिन्नमस्ता को ऐसे नहीं दिखाया जाता। ललिता सहस्त्र नाम, त्रिपुरा सुंदरी, कामाख्या देवी, ये चीजें नहीं होती। इट इज डिवाइन, राइट, है ना। तो हमें अगर इसकी डिविनिटी देखनी है तो
देखना सीखना होगा Healed, इसको, you have to हाँ, heal yourself. फील करना, उसके साथ बैठना सीखना होगा. यू हैव टू लर्न टू सिट विद इट. तभी हम उस चीज़ पे अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं. फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि इसका सेंटर भी वही है जो किसी और चीज़ का सेंटर है. तो ऐसी 7 ऊर्जाएं हमारी लाइफ टाइम में आती हैं. आई एम श्योर जब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ आप भी अपनी लाइफ टाइम में देख रहे होगे. हाँ, एक्चुअली जो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रही हूँ वो कहीं ना कहीं वहीं से ही आ रहे हैं. यस. तो क्या होता है, यही लोग हमारी लाइफ में, ऐसे 7 तरह के लोग, और सब तरह के लोग इन्हीं चीज़ों में सेट हो जाएंगे ऑलमोस्ट, है ना. और यही लोग हमें अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं, हमारे प्लान को एक्टिवेट करते हैं ताकि हम अपने प्लान को जी पाएँ और फिर आगे बढ़ जाएं. तो मतलब अगर हम मॉरल ऑफ द स्टोरी बोलें तो ये है कि आप जज ना करें, और जो कोई आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है, लाइफ जो आपको सिखाने की कोशिश कर रही है, वो आप उसके लिए प्रति ओपन हो जाएं. जी. क्रिटिसाइज करने के बजाय, जज करने के बजाय, विक्टिम मोड में आने के बजाय, जस्ट लर्न. जी. जी. बिकॉज एवरी सिचुएशन इज हियर टू टीच अस समथिंग. बिल्कुल. एवरी पर्सन. बिल्कुल बिल्कुल. ये बहुत आपने खूबसूरत कॉन्सेप्ट दिया. सुंदरम को थैंक यू. आपको थैंक यू, सुंदरम को थैंक यू. सो दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि सुंदरम आपको ये मैसेजेस देते कैसे हैं? देखिए, शुरुआत में तो जब मैंने इंटरेक्ट करना शुरू किया था तो मैं यूजुअली पहले मेडिटेट करता था, फिर मेडिटेशन करने के बाद लिखने की कोशिश करता था. एक इंसिडेंट मुझे अभी भी याद है. तब मैं कांस्टेंट कर रहा था कि अंदर मैसेजेस भी ले रहा था और साथ के साथ लिख रहा था. आंखें बंद थी मेरी. आपको सुनाई देते हैं मैसेजेस? हाँ, माई मैसेजेस आर मोर ऑडियंट टू मी. Okay. मेरे को ज़्यादा सुन के मेरे को पता चलता है. तो एक बार मैसेज मैं ले रहा था तो शेयरिंग करते हुए बीच में मेरे को बताया कि रिफिल खत्म हो गया है, पेन का रिफिल खत्म हो गया है. वाओ, दैट्स सो कंसिडरेट. मैंने उस चीज़ को ड्रॉप कर दिया. मैं कि नहीं, ऐसा नहीं है. सो आई केप्ट राइटिंग एंड आई रोट अराउंड 4 पेजेस आफ्टर दैट. पर जब मैंने आंखें खोल के पीछे जाने की कोशिश करी, वहीं उस जगह पे रिफिल सच में खत्म हो चुका था. फिर मेरे को समझ आया कि he means business. तो ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शंस मेरे रहे जिससे मेरा भी अपने अंदर स्ट्रेंथ बना कि हम सब अपनी आत्मा से बात करने के लिए बिल्कुल कर सकते हैं. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं कर सकता. दी ओनली थिंग इज़ हम ना बहुत ऑब्वियस सोचते हैं. हमें लगता है कि कोई उतरेगा, प्रकट होगा मेरे सामने तो बात होगी, क्योंकि हम मूवीज़ में ये देखते हैं. Absolutely. तो अगर हम जैसे शिव पुराण हम सीरियल्स देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, कोई व्यक्ति मेडिटेट करता है और भगवान सामने आते हैं. हम ये देखते हैं. पर इसका भी एक डीपर मीनिंग है. वो भगवान नहीं है, वो एक्चुअली आपकी आत्मा ही है जो आपको इंटरेक्शन के लिए अपने साथ आमंत्रित कर रही है. क्योंकि जब आप अपने अंदर उतरते जाते हो तो आप क्या करते हो, आप अपने सबसे डीप स्पेस जो सेंटर है, आपका खुद का केंद्र है, आप उसमें उतर जाते हो और वहीं से सब होने लगता है. उसके पास कोई शब्द नहीं है पर सारे शब्द उसी से निकले. वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल. तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, अभी आप देवियों की बात कर रहे थे, सेक्सुअलिटी की जब हम बात कर रहे थे, तो ये जो पुरुष प्रकृति का जो बैलेंस है, जो फेमिनिन मैस्कुलिन का बैलेंस है, ये क्या हमारे ग्रह पर है? ये कैसे रिस्टोर होगा? ये पुरुष प्रकृति का कॉन्सेप्ट क्या है? जी, तो देखिए, अगर मुझे पुरुष कहना हो, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, आई एम दी ओनली पुरुष, कि बाकी सब प्रकृति है, कि मैं ही एक पुरुष हूँ. यहाँ पे उनका कहने का मतलब क्या है कि आई एम द नोअर, जानने वाला मैं हूँ. जब हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति इज नोन, जानी जाने वाली. जो जानी जाती है वो प्रकृति है. पर नोअर और नोन इकट्ठे चलते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं ना कि जब शिव में से अगर आप ई निकाल दो, ई की मात्रा क्या होती है, हमें फेमिनिन आवाज़ है ये ई. शक्ति, लक्ष्मी, गौरी, ये सब पीछे क्या लगाते हैं, ई की मात्रा लगाते हैं. पर अगर आप शिव में से ई की मात्रा निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा, शव, है ना. तो ये दोनों साथ में चलती हैं. जैसे एक स्टोरी, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी हमारे हमारे पुराणों में से, शिव पुराण में से आती है. और ये स्टोरी ऋषि भृंगी की है. तो ऋषि भृंगी बहुत आर्डेंट फॉलोअर थे लॉर्ड शिवा के, और उनको बड़ा फ्री एंट्री था कैलाश पे कि वो कभी भी आ सकते हैं. नो नीड ऑफ पासपोर्ट, नो नीड ऑफ अपॉइंटमेंट्स, कि
कभी भी आएँ, कभी भी जाएँ। तो ऐसे ही ऋषि भृंगी जब भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, बिकॉज़ उन्होंने बहुत सारी तपस्या की होती है, तो वो आशीर्वाद लेने के लिए जब पहुँचते हैं तो उनको माँ मिलती हैं, माँ गौरी मिलती हैं। तो वो उनको देख के थोड़ा अपनी आँख चुराते हैं, क्योंकि उनको होता है कि मुझे भगवान शिव का ही आशीर्वाद चाहिए, मैं तो उनको मिलने के लिए आया हूँ। तो माँ जान जाती हैं, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, उनको पता है कि क्या इनके अंदर चल रहा है। तो जब वो भगवान शिव के पास पहुँचते हैं तो माँ भी वहाँ आकर खड़ी हो जाती हैं। तो वो भगवान को कहते हैं ऋषि भृंगी कि मुझे आपका थोड़ी परिक्रमा करनी है, परिक्रमा करके मुझे लगेगा कि आपका मुझे आशीर्वाद मिल गया। तो भगवान शिव ने कहा ठीक है, तुम ले लो परिक्रमा, और साथ में माँ आके बैठ जाती हैं। अब वो परिक्रमा करना सिर्फ भगवान की चाहते हैं, पर माँ साथ में बैठी हैं तो कैसे होगा। तो वो क्या करते हैं, भृंगी का अवतार लेते हैं, भृंगी का रूप ले लेते हैं, यानी कि एक मक्खी बन जाते हैं, और मक्खी बन के भगवान के शिव के इर्द गिर्द घूमने की कोशिश करते हैं। जब यहाँ पे पहुँचते हैं, जैसे ही यहाँ से क्रॉस करने वाले होते हैं, तो माँ अपना कंधा भगवान के साथ जोड़ देती हैं, और भगवान भी उनके साथ, क्योंकि पता है दोनों को, तो दोनों साथ में जोड़ देते हैं और वो निकल नहीं पाते। तो 1 बार 2 बार 3 बार वो प्रयास करते हैं, पर सब प्रयास जो होता है वो विफल हो जाता है। सामने आते हैं और फिर डायरेक्ट कह देते हैं कि मुझे सिर्फ आपसे ही आशीर्वाद चाहिए, मुझे प्रकृति से कुछ नहीं करना है, मुझे माँ गौरी से कुछ नहीं चाहिए। तो माँ गौरी कहती हैं अगर तुम्हें प्रकृति से इतना प्रॉब्लम है, फेमिनिटी से इतना प्रॉब्लम है, तो तुम्हारे अंदर का जो प्रकृति तत्व है, जो स्त्री तत्व है, वो तुम में से आज ही बाहर चले जाए, इसी क्षण बाहर चले जाए। तो जब उनमें से उस तत्व सारा बाहर चले जाता है, ही इज़ नथिंग बट ही इज़ लाइक अ लॉग ऑफ अ वुड, A robot at the max. मतलब कि जस्ट ही इज़ लाइंग एंड इट्स जस्ट अवेयरनेस, नथिंग एल्स, Oh. जस्ट अवेयरनेस। फिर उस स्पेस में उनको समझ आता है कि मैं किस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा था। फिर उनको थर्ड लेग मिलती है, जिस लेग के बलबूते पे वो चल पाते हैं। अब जैसे शिव के गणों में उनका भी नाम लिया जाता है, ऋषि भृंगी का नाम लिया जाता है, और इसी स्वरूप को, भगवान शिव और माता शक्ति के स्वरूप को हम अर्धनारीश्वर से जानते हैं। तो अर्धनारीश्वर बेसिकली हमें बताता है कि हमारी लाइफ, हमारा यूनिवर्स, हमारी एग्जिस्टेंस इन दोनों के मिलन से बना है। अगर आप एक को एक्सेप्ट करेंगे, आप दूसरे को तो रिजेक्ट कर ही रहे हैं, जिस चीज़ को आप पकड़ रहे हैं वो भी आपसे फिसल जाएगी। तो इसीलिए लाइफ में लाइट को अगर आप पकड़ेंगे, डार्क से दूर जाएंगे, डार्क आपको ज़्यादा चेस करेगा। And also dark is your greatest teacher. यस, डार्क आपको ज़्यादा चेस करेगा और लाइट से भी आप दूर निकल जाएंगे। तो इसीलिए जब आप दोनों को इक्वल एक्सेप्ट करते हैं, आप अपनी लाइफ में बैलेंस में जीते हैं, और बैलेंस ही, जैसे बुद्ध भी कहते हैं, मध्य मार्ग है ना। बैलेंस में ही, संतुलन में ही जीकर हम सब कुछ करें, हम अपना काम भी करें, हम अपना ध्यान भी करें, हम अपने घर का भी साथ, अपना जो हमारा समाज का धर्म है वो भी निभाएं, हमारा जो स्वधर्म है वो भी निभाएं, हम मज़ा भी करें, मूवी भी देखें, और साथ में हम भजन कीर्तन जो भी करना चाहते हैं वो भी करें। तो इस तरह से जब हम अपनी लाइफ को एक होलसम एक्सपीरियंस बनाते हैं, तो हम खुद ही क्या है, होल, एक होल व्यक्ति ही होल एक्सपीरियंसेस लेगा, एंड वाइस वर्सा। तो उसी तरह के फिर हम when we begin to heal and become whole, we attract like experiences in our life. और हमारी लाइफ एक्चुअली, अगर मुझे सबकी जर्नी बतानी हो, आपकी मेरी, हम बचपन से ही हम अपनी फेमिनिटी को रिजेक्ट कर देते हैं। राइट, इवन विमेन। हाँ, अब फेमिनिटी का यहाँ पे मतलब है, जैसे हम अगर मैं महाभारत की बात करूं, महाभारत में क्या है, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उसके बाद कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। हम रामायण की बात करें, रामायण में क्या है, सीता माता का हरण हुआ, उसके बाद रावण और राम जी में युद्ध शुरू हुआ, सती माता को भगवान शिव से बिछड़ना पड़ा। अगर हम इनको सिर्फ स्टोरीज की तरह देखेंगे तो हम सिर्फ इसको बड़े सुपरफिशियल लेवल पे समझेंगे, पर ये हमें डीप स्पेस भी ये बताता है कि जब आप मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी में सेपरेशन क्रिएट करते हैं तो सोसाइटी में फिर क्योस क्रिएट होता है। और यही चीज़ हमारी लाइफ की स्क्रिप्ट में भी चलती है। हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा होता है, जिसको हमें सीखना है, हम उससे दूर जाएंगे। जैसे हम अपनी फेमिनिटी से दूर जाएंगे। फेमिनिटी क्या है, आपके इमोशंस। बचपन में ही आपको बता दिया जाता है
ऊंचा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, Men ज़्यादा don't cry. मैन डोंट क्राई, ज़्यादा हंसना नहीं है ना, सोफे पे आराम से बैठो, कूदना नहीं है ना। ऐसी ऐसी चीज़ों से हमें क्या बताया जाता है कि आपका इमोशनल सेंटर जो है शट कर दिया जाता है। और इमोशंस किसका हिस्सा है? हमारी फेमिनिटी से, फेमिनिन सेल्फ का हिस्सा है ना। जब हम धीरे धीरे इन चीज़ों से दूर होते जाते हैं, हमारे अंदर वो रामायण ऑटोमेटिकली चल रही है, वो महाभारत ऑटोमेटिकली चल रही है। फिर एक समय आता है जब हमें इस कियोस को रिस्टोर करने का मौका मिलता है। फिर हम अपने आप को कहते हैं कि नहीं, मुझे इसको रिजेक्ट नहीं, मुझे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करके ही अपनी रियल सेल्फ का पता चलेगा। अगर हमारे इमोशंस हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो हम काली माँ को कभी भी गुस्से में नहीं देखते। अगर हमारे लिए इमोशंस इतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते तो फिर गुस्सा बनता ही नहीं। लाफिंग बुद्धा आप कभी ना हाँ, देखते फिर। कभी नहीं देखते। तो अगर एंगर है तब उसका पॉजिटिव इमोशन भी है ना, अपना प्रोटेक्शन भी है। क्योंकि आपका गुस्सा आपको क्या हेल्प करता है? आपको खुद के लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करवाता है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा गुस्सा होते रहें। वंस इन अ ब्लू मून चलता है। जैसे युगों युगों में माँ ने काली का रूप लिया, युगों युगों में, जब उसको ज़रूरत लगी, जब उसको लगा मुझे प्रोटेक्ट करना है। पर अगर आपका गुस्सा हर हर दिन निकलता जा रहा है, फिर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत है, यानी कि हमें कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो यही चीज़ कि हम हर चीज़ का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, पर अगर हम नेगेटिव पॉजिटिव से उठकर उनको ग्रेसफुल स्पेस से वेलकम करें, एक्सपीरियंस करें, तो ये हमें ट्रबल ही नहीं करेगा। अगर हमें गुस्सा आया, हाँ मुझे गुस्सा आया, एक्सेप्ट इट। आप क्या करते हैं यूजुअली? जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज़ एन अर्ज टू पी, हमें बायो ब्रेक लेनी है। हम क्या करेंगे? हम किसी के सामने नहीं करते, हम अंदर भी नहीं रोकते हैं, क्योंकि अंदर रोकेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हम क्या करते हैं? एक रेस्ट रूम में जाते हैं, एक प्राइवेट स्पेस में जाते हैं, वहाँ अपने आप को रिलीज़ करते हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं। एंगर भी ऐसा ही है। अगर आप अपने अंदर रोकोगे आपको प्रॉब्लम करेगा, आपके अंदर पॉइजन बनेगा। अगर आप किसी पे ठोकोगे तो उस पर पॉइजन गिरेगा, वो ज़्यादा हर्ट फील करेगा। आप अपनी प्राइवेट स्पेस में जाइए, एंगर के साथ बैठिए, उसको देखिए, उसको अवेयरनेस से वॉच करिए। आप देखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन देके जाएगा। आपको वो वैसे नहीं चैलेंज करेगा जैसे वो अब तक करता है। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि आप देखिए, बिकम द वॉचर। यस, तो विटनेस कॉन्शियसनेस जो हम बोलते हैं, साक्षी भाव जो हम बोलते हैं, वो यही है। बिल्कुल। अपनी इमोशंस को वॉच करना, एंड देन दे नेवर ट्रबल यू। नेवर ट्रबल यू। जब आप साक्षी बन गए तो आप उनके बियॉन्ड चले गए, माने आपने उनको एम्ब्रेस कर लिया, बस अपने हैं वो, अब आपको परेशान नहीं करेंगे। अब जब आप उनको एम्ब्रेस भी कर लेंगे ना, फिर वो एक्शन नहीं आएगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोगों का एक्शन होता है कि दूसरों को फोड़ देना, हाँ मेरा मन करो आपको कस के चांटा लगाने का, हार्श हो जाना दूसरों पे। वो एक्शन वैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपने मन ही मन उनको एक्नॉलेज करना सीख लिया, उस इंटेंसिटी के साथ बैठना सीख लिया। जब वो बैठना आएगा तब आप वही शब्दों को जो आप इंटेंसिटी से, जो गुस्से से कहते थे, वही शब्द कहेंगे, पर सॉफ्टनेस से। वो आपको सॉफ्ट स्पेस से आएगा और हर्टफुल स्पेस से नहीं आएगा। तो ये तो हमारे दर्शकों को आपने एक गोल्डन की दे दी, क्योंकि हम कितनी बार ऐसी बातें बोल देते हैं which we never mean to say, जी, things which we never mean to do, जी, पर कर जाते हैं। बिल्कुल। तो माने कि विटनेस कॉन्शियसनेस में, साक्षी भाव में रहना इज अ मैजिकल की। जो चीज़ आपको डिस्कम्फर्ट देती है, आप उसके साथ बैठना सीखिए। राइट। कोई भी चीज़, मुझे अगर मेरा कोई फिजिकल स्टेट है, मेरा कोई इलनेस है, मुझे अगर वो दिक्कत देती है, तो मुझे उसके साथ बैठना चाहिए। माने आपका सर दर्द हो रहा है और बहुत जोर से हो रहा है, आप उसको देखें, हाँ, उसके साथ बैठे। दैट इज योर, यू वॉच इट विद इन यू वॉच इट। उसको आप प्यार से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब बॉडी में पेन आता है, पेन अटेंशन लेने का तरीका होता है, जो अटेंशन आपने वैसे नहीं दी। अगर आप उसे वो अटेंशन देंगे तो, जैसे बच्चे को माँ की अगर अटेंशन चाहिए, माँ अगर अटेंशन ना दे तो बच्चा क्या करेगा? रोएगा, चिल्लाएगा, तोड़फोड़ करेगा, टैंट्रम्स थ्रो करेगा। पर वही अगर माँ उसके साथ बैठे तो बच्चा ऐसा नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम अपने इमोशंस के साथ एक अटेंटिव बिहेवियर रखते हैं, हम उस डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सीखते हैं, तो वो हमें वैसे ट्रबल नहीं करेंगे, हमें एक उसका ट्रांसफॉर्मेशनल रूप मिलेगा।
हमें वो अपने अंदर की स्ट्रेंथ से ही मिलवाएंगे, वीकनेस नहीं मिलवाएंगे। जिनको हम वीकनेस समझते थे आज तक कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल मुझे बहुत जजमेंटल हूँ, तो आप इनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, आपके हाथ में चाबी है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो आप हितेश, आपने सुंदरम स्पीक्स किताब लिखी, तो आपने हमें सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट, इतनी सब चीज़ों के बारे में बताया। आपके अपने प्लान के बारे में आपको क्या पता चला? आपके अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में आपको क्या पता चला? तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा जो प्लान है चाइल्डहुड से ही एक्टिव हो जाता है, तो मैंने भी अपना प्लान अपने चाइल्डहुड से एक्टिव किया। जैसे हमारी फैमिली की सिचुएशन थी, और प्लस आई वाज बोर्न अप इन अ जॉइंट फैमिली। जी। जॉइंट फैमिली में क्या था, सब भाई बहन इकट्ठे हैं, और मेरा थोड़ा रंग उन सब से गहरा था। तो उस स्पेस में क्या था, मुझे एक्सेप्टेंस ज़्यादा नहीं मिला अपने थोड़ा नियर एंड डियर वन से, जो हालांकि वो सब मुझे प्यार करते थे। हाँ, हाँ, लेकिन आपके मन में भी तो ये बात थी ना। हाँ, पर मुझे अपने अंदर थोड़ा वो चुभता था। मुझे याद है मेरे फादर की बिजनेस था ऑयल एनिमल्स का, रंगों का। तो मेरे एक अंकल मुझे कहते थे कि एक कोट तेरे भी चेहरे पे हम लगवा देंगे। It might be funny today, हाँ, but वो तब नहीं होगा। हाँ, उस समय इट वाज लाइक समथिंग इज रॉन्ग विद मी, कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है। तो इतना ज़्यादा मेरे अंदर वो घर कर गया था कि फर्स्ट 12 years ऑफ माई लाइफ आई ओनली वोर वाइट क्लोथ्स। अच्छा, सफ़ेद दिखने के लिए। हाँ, वो लाल पीले रंग मैं कभी पहना ही नहीं सका, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इनको कैरी नहीं करूँगा, या मैं ज़्यादा विजिबल होऊंगा अगर मैं ये पहनूंगा, क्योंकि मैं दिखना नहीं चाहता था, मैं छुपना Want to be चाहता invisible. था। हाँ, आई वॉन्टेड टू बी जस्ट इनविजिबल, कि दिखना नहीं है, और अपना बोल भी नहीं पाना, व्यक्त नहीं कर पाना खुद को। फिर एक समय में जाके यही चीज़ मुझे एस्थमा में ट्रांसफ़र हो गई। 12 साल में मुझे एस्थमा ग्रो हो गया। इसका और अस्थमा का क्या रिलेशन? क्योंकि जब आप दूसरों की नज़रों से खुद को देखने लग जाते हो, यानी कि आपका सेल्फ लव क्वोशंट डाउन है। अच्छा। है ना, आपका सेल्फ लव नहीं है, आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं। अब मैं अपना रंग नहीं बदल सकता, राइट। है ना, और जब मेरी इसके प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है तो क्या है, सेल्फ लव नहीं है। तो सेल्फ लव ये एरिया है, हार्ट का एरिया है। हार्ट का ब्लॉक हो जाना, यानी कि आपका ऑक्सीजन एंड जो आपका ब्लड है वो पूरी तरह से सर्कुलेट नहीं हो रहा, एंड दैट इज लीडिंग यू टू रेस्पिरेटरी इश्यूज। तो मेरे को वो रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे एस्थमा में ट्रांसफ़र हुआ, और वो धीरे धीरे फिर बड़ा इंटेंस और क्रॉनिक बनता गया, कि कोई भी इन्हेलर पफ्स ज़्यादा काम नहीं करते थे, और बहुत फ्रेजाइल था मैं टीनेज में अपने, जहाँ पे लोगों में, बच्चों में बहुत एनर्जी होती है, मेरे में बहुत ज़्यादा कम एनर्जी थी। फिर जब मुझे अपने आप को समझने का मौका मिला और अपने आप को एक्सेप्ट करने का मौका मिला, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग आई, फिर मैंने देखा एस्थमा भी बैक गियर मारने लगा, और धीरे धीरे आई थिंक इट जस्ट कम्प्लीटली वैनिश्ड। मैंने मेरे ख्याल से 12-13 साल दवाई खाई होगी, और वो अब मुझे 14-15 साल हो गए हैं एस्थमा गए हुए, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन सी दवाई लेता था। राइट। आई थिंक ये सिर्फ एक चैलेंज है, पर इसके साथ साथ और भी चैलेंजेस आते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज मुझे कोई चैलेंज नहीं है, पर मेरा जो देखने का तरीका है उस चीज़ को, वो थोड़ा मैं कहूँगा ग्रेसफुल हो चुका है। जहाँ मैं पहले उसको बड़ी आंखों से देखता था, अब मैं थोड़ी शांत आंखों से स्लो डाउन करके उस चीज़ को देख सकता हूँ। तो माने आपकी लाइफ में आपका वेदान्य, योर टीचर, कौन, किसको कहेंगे आप? मैं डेफिनेटली ब्रह्म ऋषि पत्री जी, क्योंकि जैसे उन्होंने मेडिटेशन का जो बीज हमारे अंदर बोया और जैसे ट्रीट किया, क्योंकि सर ने हर बंदे को बहुत इम्पॉर्टेंट और यूनिकनेस से, उनकी यूनिकनेस से जोड़ा है। आई थिंक वो चीज़, और डेफिनेटली डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, और बहुत सारे इनविजिबल मास्टर्स जैसे स्वामी शिवानंदा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिनसे मैं मिल तो नहीं पाया, पर जिनकी बुक से, जिनकी इंटरेक्शन से, जिनकी डिस्कोर्सेस से बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई विल से थैंक यू टू देम। क्लोजर होम, ये तो आपने मास्टर्स की बात करी, क्लोजर होम, टीचर यस, टीचर रुचा कौन है आपकी लाइफ में? ओके, तो डेफिनेटली माय सिस्टर, बिकॉज मेरी पहले ध्यान की जो इंटरेक्शन थी फ़ोन पे उसके साथ हुई थी। सिर्फ उसने मेरे को फ़ोन पे बताया, माय सिस्टर्स नेम इज़ श्वेता शर्मा, तो उसने मुझे फ़ोन पे बताया कि मैं ये ध्यान करती हूँ, तू भी ये ध्यान कर। तो बस वहीं से मेरी ध्यान की शुरुआत हुई। ऑफ कोर्स मेरी एक किंडरगार्टन की टीचर थी जिनका नाम है काजल मैम,
तो व्हाट अ कोइंसिडेंस। तो काजल मैम, आई थिंक शी होल्ड्स अ मोस्ट ब्यूटीफुल स्पेस इन माई लाइफ। एंड मतलब कि अभी भी अगर मैं अभी उनसे इंटरेक्शन में नहीं हूँ, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम ग्रीनर पैस्चर्स के लिए बाहर Yes. चले जाते हैं। पर मैम से मेरा बहुत कम समय में, मैं जिस स्कूल में फर्स्ट स्कूल स्प्रिंगडेल्स में पढ़ता था, तब वो मुझे अपने पास रखती थी। बाय नेचर मैं जब उनके पास था तो मैं बहुत रिजर्व चाइल्ड था, बहुत ज़्यादा रिजर्व। आई वॉज एन इंट्रोवर्ट, आई स्टिल एम, बट उस समय मैं एक्सप्रेसिव बिल्कुल नहीं था। पर वो जिस तरह से मुझे उस एज में मुझे उन्होंने जैसे ट्रीट किया, जैसे उन्होंने मुझे वर्दी फील करवाया कि मैं हूँ, आई मैटर, तो वो मेरे लिए बहुत पावरफुल स्पेस थी। और मुझे लगता है कि उस समय में इस तरह का अंडरस्टैंडिंग नहीं था, पर शी कैरिड दैट, शी वाज लिविंग इट डीप विद इन, या। एंड आई रियली हैट्स ऑफ टू हर फॉर दैट। ऑब्वियसली फिर मम्मी पापा डेफिनेटली हैं, क्योंकि मम्मी के बोए हुए स्पिरिचुअलिटी के बीज हमें है। पहले मम्मी ने हमें मंदिर जाना सिखाया, है ना। तो मेरे ख्याल से मैं और मेरी सिस्टर हम पूरा मतलब कि सुबह उठ के मंदिर ज़रूर जाते थे और शिव भगवान पे जल चढ़ाते थे। वो अब हमें समझ आता है कि जब हम जल चढ़ाते हुए आंखें बंद करते थे तो एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील होता था, एक अवेयरनेस फील होती थी। वो वही अवेयरनेस है जो हम मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं। आई थिंक अब थोड़ा अब उल्टा हो गया है। अब मम्मी हमसे मेडिटेशन लेके अब उन्होंने कहा है कि हम रिचुअल्स में ज़्यादा नहीं, अब मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपने अंदर जो आत्मा है उससे जुड़ने का ज़्यादा प्रयास करूँगी। आई थिंक दीज आर द मेजर टीचर्स इन माई लाइफ। और इसके अलावा डेफिनेटली शुभांगी, बिकॉज आपकी वाइफ, मेरी वाइफ शुभांगी। इंस्टेड ऑफ सेइंग वाइफ आई विल से इक्वल हाफ्स। तो मेरे को लगता है कि शुभांगी के आने से पहले मैं एक एरोप्लेन की तरह था, जब शुभांगी आई तो मैं रॉकेट की तरह चलने लगा। तो प्रोग्रेशन वाज रियली फास्ट, क्योंकि जब हमारी एक दूसरे से इंटरेक्शन हुई, हमारा कोर्टशिप 9 months के लिए चला और 9 months हमारे 9 months में न्यू हितेश वाज बोर्न, न्यू हितेश थ्रू शुभांगी, थ्रू शुभांगी एंड आवर इंटरेक्शंस आल्सो ग्रू, क्योंकि जब हमारी इनिशियल इंटरेक्शंस में उसको पता चला कि मैं मेडिटेट करता हूँ, और वो बचपन से ही मेडिटेट करती थी। क्लास 2 से मेरे ख्याल से उसके ग्रैंडफादर उनको मेडिटेट करवाते थे। तो हालांकि ऐसी चीज़ें हम डेटिंग टाइम में डिस्कस नहीं करते हैं, डेटिंग टॉपिक। देन इट केम, एंड फिर उसके बाद हमारी सारी डेटिंग स्पिरिचुअल डेटिंग बन गई। वाओ, ये न्यू कॉन्सेप्ट दिया आपने हमें। हमने स्पिरिचुअल पेरेंटिंग की बात करी, कपल्स की बात करी, आज टुडे वी हैव स्पिरिचुअल डेटिंग। जी। तो बस फिर उसके बाद हमारी इंटरेक्शंस ग्रो होती गई। 2011 में हमारी शादी हुई। देन आई गिव अप ऑन माई वर्क ऑल्सो। Your profession? My profession, I was working as a human resource professional. फिर मैंने वो जॉब छोड़ी। उस समय पहले मेरे को बहुत डर था, बड़ी इनसिक्योरिटीज़ थी, पर शुभांगी का सपोर्ट भी रहा। और शुभांगी अपनी जॉब तब तक छोड़ चुकी थी। शी वॉज वर्किंग विद वन ऑफ द बैंक्स, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। फिर शादी के बाद हम दोनों ने डिसाइड किया जो हमें करना है हम वो करेंगे। Wow. तो बस वो स्टेप वेरी ब्रेव डिसीजन। हाँ, क्योंकि उस समय में रहता है कि एक लड़की का भी अपना एक ड्रीम होता है, इनकम भी होती है, स्टेबल इनकम होती है। और पेरेंट्स ने भी उस समय थोड़ा सा पहले हिचकिचाहट आया, पर फिर उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया। एंड आई थिंक इट इज़ 2024 राइट नाउ, एंड मैं बहुत एक हम्बल स्पेस से कहता हूँ कि I have grown physically, I have grown emotionally, mentally, financially, spiritually, in all this times. ये तो मतलब complete package जिसको हम बोलते हैं कि आप, क्योंकि अभी तक हम यही बात करते हैं कि हम spiritually grow कर रहे हैं जी, बट आपने इसको कई कलर्स में डिफाइन किया कि सिर्फ इमोशनली नहीं, सिर्फ फिजिकली नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअली नहीं, हर आयाम में। देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज द सीड, रेस्ट एवरीथिंग इज द एवरीथिंग फॉलोज। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं तो आपको हर जगह पे ग्रोथ मिलेगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे, आप रिच भी बन सकते हैं। ट्रू है ना। हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी कम्स टू, हम उसको पॉवर्टी से भी कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं, पर ऐसा नहीं है, है ना। हम हर लाइफ के जो हम चाहेंगे हम उस एस्पेक्ट में अपने आप को
ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज आपको हर चीज़ में अपना बेस्ट देना आ जाता है। Yeah. आपको समझ आता है कि जो चीज़ को मैं खुशी खुशी करूँगा वो अपने आप ही फ्लरिश करेगी। तो हितेश जी, क्योंकि आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट भी हैं और आप कर्मा और सोल पे भी बात करते हैं, तो क्या कोई ऐसी केस स्टडी आई, क्या कोई ऐसा केस आया, अगर आपको दिक्कत ना हो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने में, जिसने आपको भी, आपकी सोच के भी आयाम बदल दिए हों और उस पर्सन की सोच के भी आयाम बदल दिए हों? जी, तो डेफिनेटली देखिए काजल जी, हर जो केस स्टडी चलती है, हर व्यक्ति जो होता है उसके हर एक्सपीरियंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर मैं एक व्यक्ति की यहाँ पे बात करना चाहूँगा जहाँ पे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उस उस एक्सपीरियंस के बाद, उस अंडरस्टैंडिंग के बाद आया। तो हमारे पास एक महिला आई थी, वो लगभग अपने अर्ली 40s में थी और उनको एक कंसर्न था कि उनका जो स्किन एक्सपोज्ड है, जैसे ये चेहरा यहाँ तक दिख रहा है, जो स्किन एक्सपोज्ड है वहाँ पे छोटे छोटे दाग थे, मतलब कि जैसे कुछ डला होता है, जैसे कुछ छींटे डल जाते हैं, छींटा पड़ गया जैसे। हाँ, छींटा पड़ गया, और ये मेरे यहाँ पे दाग है। तो हमने उन्होंने अपना कंसर्न बताया कि मेरी मदर इन लॉ इस समय में मुझसे बहुत मतलब कि खुश नहीं है, और वो अपने बेटे की, यानी कि उनके हस्बैंड की नई शादी कराने के लिए भी मतलब कि सोच रही हैं। हाँ, तो मतलब कि मेरे को ये जानना है कि मैंने ऐसा मदर इन लॉ को क्यों अट्रैक्ट किया, ऐसा क्यों मैंने अपने लिए अपने जीवन में इतना टफ लेसन चूज़ किया। तो हमने उनको पूछा कि आप बताइए कि आपकी लाइफ में हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया, जब मैं शादी करके आई थी तो एवरीथिंग वाज गोइंग नाइस। शादी के 1-1.5 साल के बाद क्या हुआ, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान किया, और जब बेबी प्लान किया मैं प्रेग्नेंट हो गई, और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें बेबी बॉय के लिए एक स्पेशल दवाई दूंगी। जैसे कई सिस्टम्स में लोग करते हैं कि आपको लड़का हो तो उसके लिए एक दवाई देते हैं। तो मैंने उसको रिजेक्ट किया कि मैं नहीं खाऊंगी, मुझे ऐसी दवाई नहीं चाहिए, जो है मेरे लिए वो एक्सेप्टेबल होगा। पर उन्होंने थोड़ा सा उसको ज़्यादा पेस्ट किया, तो उन्होंने फिर मेडिसिन ले ली। वो मेडिसिन किसी चीज़, किसी धातु से बनी हुई थी, जैसे गोल्ड वगैरह से, और उनकी वो बॉडी में जाकर रिएक्शन कर गया, और वो रिएक्शन किया तो उनकी जो स्किन एक्सपोज थी, जो वो छींटे दिखा रही थी, वो छींटे वहाँ वैसे आए, उस कंडीशन से आए उस दवाई को खाने के बाद। उसके बाद उनकी जो हेट्रेड थी मदर इन लॉ के लिए बहुत बढ़ गई, क्योंकि जो लाइफ का मिजरी है इनके कारण आया मुझे, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, अब ये क्या आ गया। और दूसरा, मदर इन लॉ को भी लगा ये तो शी इज़ नॉट ब्यूटिफुल, मेरे बेटे को तो कुछ और चाहिए। तो उनका प्रॉब्लम यही 10-12 साल उनके मदर इन लॉ के साथ चलता रहा। तो उन्होंने एक पास्ट लाइफ में अपने आप को देखा कि वो एक बहुत सुंदर एक राज्य की एक बहुत सुंदर रानी है। तो वो सारा ऑपरेशन बहुत अच्छा करती हैं, बहुत उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं, और उनके स्टाफ में एक दासी भी होती है जो उनकी हेल्प करती होती है। तो रानी को हर बंदा बहुत अप्रिशिएट करता होता है, नॉट ओनली फॉर हर वर्क, हर डीड्स, बट हर ब्यूटी ऑल्सो, हर आउटर ब्यूटी, बिकॉज शी वॉज रियली प्रिटी। तो उनकी रानी की ये जो दासी थी जो उनके साथ रहती थी, तो एक समय में जाके वो दासी बहुत ज़्यादा क्लोज हो गई रानी के। अब रानी के ज़्यादा क्लोज हो गई तो वो रानी के साथ ज़्यादा दिखने, उठने, बैठने लग गई। पहले दिखती नहीं थी, अब ज़्यादा दिखने लग गई। तो ज़्यादा दिखने लगी तो लोगों ने नोटिस किया वो अपनी रानी से भी ज़्यादा सुंदर है। तो दासी की अब ज़्यादा प्रेज होने लगी, बिकॉज नाउ instead of a dasi she was working as an assistant, a minister kind of a thing. तो वो जैसे जैसे इंटरेक्शन होने लगा उसका लोगों के साथ, लोग उसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे, उसकी डीड्स को ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे, और जैसी दासी को ज़्यादा अप्रिशिएट करने लगे। यहाँ मन ही मन क्वीन के दिल में इस चीज़ के प्रति जेलसी आने लगा कि मेरा है ये, दिस इज़ माइन, तो ये ऐसा क्यों। इतना जेलसी हो गया कि उसने एक षड्यंत्र रचा कि इसको मुझे ख़त्म करना है, मुझे मारना है। और मारना का भी उसने क्या सोचा कि मुझे इसकी ब्यूटी से बहुत नफ़रत है, तो मैं इसकी ब्यूटी को ख़त्म करूँगी। तो उन्होंने एसिड लेकर उसके मुंह पर छलका दिया। तो जो जो स्किन एक्सपोज थी वहीं वहीं जाके वो एसिड गिर गया, और वो वाले बॉयल्स डल के और उस दासी की मृत्यु हो जाती है।
तो उन्होंने आफ्टर लाइफ स्टेट्स में जब अंडरस्टैंडिंग आई कि ये क्वीन जो वो प्रेजेंट लाइफ में अब बहू हैं, वो दासी कौन थी? मदर इन लॉ। तो तब उनको ये रियलाइजेशन शुरू हुआ कि ये जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, ये किसी और ने मैनिफेस्ट नहीं किया, ये मैंने खुद ने ही किसी लाइफ टाइम में एक कॉज डाला है, जिसका प्रभाव, जिसका अफेक्ट जो है, जो मेरे साथ अभी इस समय में चल रहा है। तो अगर मैं इसे हील करना चाहती हूँ तो इसी लाइफ टाइम में मुझे हील करना होगा, क्योंकि अगर मैं एनिमोसिटी लेके चलूँगी तो लूप चलता रहेगा, अगले अगली बार जन्म वो में कोई आएंगे, और, फिर हाँ, आप आएंगे। तो इस तरह से चलता रहेगा। तो मुझे अपने आप में थोड़ा पेशेंस ग्रो करना चाहिए, मुझे अपने आप में स्ट्रेंथ ग्रो करनी चाहिए। और सोल प्लेन पे क्या कॉन्ट्रैक्ट है? सोल प्लेन पे उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अपनी मदर इन लॉ के साथ, कि इस लाइफ टाइम में जो तुम्हारी स्टेट मैंने करी, अब मैं ये स्टेट को एक्सपीरियंस करूँगी। हाँ। तो इससे क्या होता है? हमारे अंदर कंपैशन जागता है। जब हम किसी के शूज़ में उतरते हैं तो हमें समझ आता है कि उस बंदे की स्टेट क्या है। तो जब आपके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने अंदर एक्टिवेट किया कि अब मैं आपकी स्टेट में जाऊंगी और इस चीज़ को एक्सपीरियंस करूंगी, इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के बाद मेरी लाइफ में दो रास्ते हैं। या मैं कंप्लेंट करती रहूं, प्रॉब्लम करती रहूं, और प्रॉब्लम फिर बद से बदतर होती जाएगी, सिचुएशंस और प्रॉब्लम में चलती जाएंगी। या मैं एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूं और अपनी लाइफ को एक डिफरेंट रूप से, एक सुचारू और एक एलिवेटेड स्पेस से जीऊं। तो जब उन्होंने ऐसा पाथ, इस अंडरस्टैंडिंग को रिग्रेशन सेशन के माध्यम से अपने लिए क्रिएट किया, फिर वो हमें 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, What did that thing go? वो चीज़ देखिए एक बनी हुई थी। वो ज़रूरी नहीं होता कि वो एक फिजिकल कंडीशन चेंज हो जाए, पर आपका उसको देखने का तरीका नजरिया वो बदल गया। और नॉट जस्ट दैट, उनका अपनी मदर इन लॉ के साथ भी जो रिलेशनशिप था वो बहुत बड़ा हील हो गया। क्योंकि जब हमने उनको पूछा कि आपकी अब लाइफ में कैसा चल रहा है, तो उन्होंने इस चीज़ की तो कोई बात ही नहीं करी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरा जो मदर इन लॉ के साथ रिश्ता था ना, अब इतना अच्छा हो गया है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखिए, जब हम एक डीपर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एक बिगर पिक्चर को देखने का प्रयास करते हैं, तब हमें समझ आता है कि हमने ये सिचुएशन अपनी लाइफ में क्यों अट्रैक्ट करी और हमें ये क्या सिखाना चाहती है। दैट इज़ सो ब्यूटिफुल हितेश, थैंक्स सो मच। लेकिन जाते जाते, क्योंकि आप सुंदरम आपके थ्रू बोलते हैं, तो हम सभी दर्शकों को सुंदरम का मैसेज दीजिए। देखिए, मैसेज सिंपली यही है दैट देयर इज़ ब्यूटी इन एवरीथिंग। क्योंकि हमें लाइफ में कई सिचुएशंस में हमें ब्यूटी समझ नहीं आती है। हम जब किसी सिचुएशन से गुजरते हैं, हमें लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। पर मैं कहूँगा सिर्फ आप थोड़ा स्लो डाउन करिए, होल्ड स्पेस। हाँ, जस्ट होल्ड स्पेस एंड कंटिन्यू मूविंग। आप मूव करते जाएं, और उस सिचुएशन के 2-3 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको पता चलेगा कि वो सिचुएशन हुई तो बिल्कुल सही हुई और आपको सही दिशा में लेकर जा रही है, और आपने ग्रो किया है। सो ब्यूटी है हर चीज़ में, लाइफ में हर चीज़ में एक मीनिंग है, एक पर्पस है, तभी वो एग्जिस्टेंस में है। जब हम इस चीज़ पे वापस आते रहेंगे, तो जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती, हम उनके साथ भी एक शांति प्रस्ताव शामिल कर पाएंगे और जीवन को सुचारू और बहुत बढ़िया तरीके से जी पाएंगे। फिर हमें कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगे कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना। आपके एम्बिशंस हो सकते हैं, पर डेस्परेशन नहीं होगी कि मुझे आज ही चाहिए। क्योंकि आप लाइफ को इतना, आप अपनी जर्नी को इतना एंजॉय करेंगे कि आप योर बैग्स विल बी फुल। हम चाहेंगे कि आप हमें कुछ ऐसी बुक्स रेकमेंड करें जिन्होंने आपकी लाइफ के पाथ को चेंज किया, आपके दिल को छू गई। वो कौन सी किताबें थी? जी, तो सबसे पहले डेफिनेटली तुलसी दल बाय ब्रह्मऋषि पत्री जी। सेकंड, कॉन्शियसनेस हील्स बाय डॉक्टर न्यूटन कॉन्डवेटी। एंड थर्ड, आई विल से एनी बुक ऑफ स्वामी रामा। एनी बुक ऑफ स्वामी रामा। स्वामी रामा ने बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूट किया है हमारे वर्ल्ड में थ्रू हिज बुक्स। आई थिंक स्वामी रामा जी। थैंक यू सो मच हितेश जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थी हमारी बातचीत पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट और लाइफ कोच हितेश वशिष्ठ जी के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो हमें YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।